जी बिजनेस के टीचर्स डे वीक सेलिब्रेशन में आज लगने वाली है इन्वेस्टमेंट की क्लास, क्योंकि शिक्षा से ही तो समृद्धि आती है। किस उम्र से आपको निवेश शुरू करना चाहिए, अनुशासन कैसे रखें, पोर्टफोलियो में संतुलन कैसे बनाएं और सबसे बड़ी बात रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। निवेश के जुड़े ऐसे तमाम बड़े और अहम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गुरुकुल में कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं दिग्गज इन्वेस्टमेंट गुरु नवनीत मनोज साहब। तो आइए करते हैं शुरुआत उनके साथ हमारी खास पेशकश जी बिजनेस गुरुकुल। वैसे तो आप सब नवनीत मनोज साहब को अच्छे से जानते पहचानते हैं। 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव उनका बाजार का है ही। 2021 में आप HDFC म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हैं MD CEO के तौर पर। अब एमफी के चेयरमैन भी आप हैं, जो म्यूचुअल फंड्स की दिग्गज संस्था है। HDFC म्यूचुअल फंड के पहले आप SBI म्यूचुअल फंड, SBI फंड मैनेजमेंट में ED और CEO के तौर पर रह चुके हैं। और आपके नेतृत्व में SBI म्यूचुअल फंड ने 7.5-8 लाख करोड़ तक के AUM भी हासिल किए। मॉर्गन स्टैनली और बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का आपका अनुभव है। आप रैंकिस चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, CFA हैं, CIA होल्डर हैं, FRM सर्टिफिकेशन भी कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सारी एसेट क्लासेस, चाहे वो इक्विटी हो, फिक्स इनकम हो और बाकी गोल्ड, सिल्वर और साथ ही रियल इस्टेट, इन सब पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। तो आइए आज जो इन्वेस्टमेंट के उनके एक्सपीरियंस से अनुभव है, उनका फ़ायदा हम कैसे ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट गुरु के तौर पर, उनसे करते हैं मुलाकात। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपको हमने आज विशेष इस उद्देश्य से बुलाया है कि एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उन्हें किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, और दूसरा ये कि किस तरह से एक पोर्टफोलियो अलोकेशन हो, एसेट अलोकेशन हो, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले चूँकि वो कहते हैं कि सबसे बढ़िया ज्ञान उस गुरु का होता है जिसने खुद ने अनुभव किया हो, है ना। तो आपके इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कब, कैसे, कहाँ हुई, आपका क्या अनुभव रहा है, पर्सनल वाला बताइए। कई अच्छे अनुभव भी हैं, कई बुरे अनुभव भी हैं, और मार्केट तो सबसे बड़ा टीचर होता है। तो टीचर्स डे पर मुझे लगता है कि जितने भी हमारे टीचर्स रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, हमने जब CA आर्टिकलशिप करी या उसके बाद में, बहुत ही सौभाग्य था। आपने सब इंस्टीट्यूशंस के नाम लिए जहाँ मुझे आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स के साथ कार्य करने का मौका मिला, आपके जैसे मित्रों के साथ कार्य करने का मौका मिला। तो वो तो एक है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा मिस्टर मार्केट है वो एक बहुत बड़ा गुरु है। और मार्केट का मूड बदलता रहता है। कभी आप बहुत ही आशावादी होते हैं और कभी आप बहुत ही निराशावादी बन जाते हैं। उसके बीच में स्थित प्रज्ञ रहना, लेकिन वो बहुत सारे बुरे और अच्छे अनुभवों को जोड़ते जोड़ते धीरे धीरे समझ में आता है कि मिस्टर मार्केट को कैसे समझना है। वो अपनी उनका एक अपना तरीका है समझाने का। तो मेरी यात्रा कहीं ना कहीं बहुत जल्दी चालू हो गई। मैं 11 वर्ष की उम्र में ब्यावर में था मैं, तो मैंने एक IPO में 11 साल किया। हाँ, वो एक LML वेस्पा एक स्कूटर आता था, उसकी बुकिंग के लिए 6 महीने का वेट करना पड़ता था। तो हमें लगा कि जब अगर ये स्कूटर 6 महीने बाद मिल रहा, अगर इतनी डिमांड है तो कंपनी का शेयर भी अच्छा करेगा। तो IPO में लगा दिया। और उसके बाद वो 10 रुपये का, मुझे ऐसा याद है, शायद 1981-82 की बात है, 10-70 रुपये में खुला। तो मैं रोज़ अखबार में सबसे पहले आते उसी शेयर का भाव देखता था। अगले कई वर्षों तक खाली वो एक ही शेयर था और 10वां शेयर कुछ अलॉट हुए होंगे। तो मतलब मुझे अच्छा लगता था वो 10 रुपये के 70 रुपये, 69 रुपये, कभी 71 रुपये देख करके। और फिर एक वो लगाव जुड़ता चला गया धीरे धीरे। पर कई वर्षों तक, और मैं कहूँ दशकों तक भी समझ में नहीं आया कि निवेश का तरीका क्या है। वो ऐसा ही लगता था, कोई प्रोडक्ट देख के कोई स्टॉक खरीद लिया, IPO ले लिया और बेच लिया। वो तो जब ये इंडस्ट्री में आए, गुरुओं को समझा, लोगों को देखा, पूरे विश्व को पढ़ा, तब धीरे धीरे समझ में आया। बिल्कुल। तो मैं कहूँगा कि बड़ा सौभाग्य है सभी निवेशकों का आज कि आपके जैसे लोग हैं, चैनल्स हैं, हमारी एमफी इतना कार्य कर रही है, हम एक इंडस्ट्री में इतना कार्य कर रहे हैं कि लोगों को काफ़ी हद तक जो चीज़ मैं कहूँगा कि अवेलेबल नहीं थी 80s में, 90s में और इवन 2000s में भी, आज आपको कहीं ना कहीं एक्सेस बहुत बढ़ा दिया, अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। आपने अपने करियर की शुरुआत फंड मैनेजमेंट में डेट फंड मैनेजर के तौर पर की थी, राइट? पहले तो आपका पहला प्यार फिक्स इनकम है, राइट? नहीं, दोनों मेरे ख्याल में एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, और फिर बाद में जब प्रोफेशनल की शुरुआत हुई तो फिक्स इनकम का भी एक बड़ा आनंद है। फिक्स इनकम में क्या होता है अनिल जी, आप एक मैक्रो कॉल लेते हो, तो आपको भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था,
पूंजी बाजारों में आरबीआई की पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, वो सबको आपको देखना होता है। उसके हिसाब से फिर आप एक कॉल लेते हैं कि भाई ब्याज की दरें कैसे जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और उसके हिसाब से आप अपना ड्यूरेशन और फिक्स इनकम का पोर्टफोलियो बनाते हैं। और उसमें जब आप क्रेडिट का सिलेक्शन करते हैं, कोई कंपनी के क्रेडिट खरीदते हैं, तो सिर्फ रेटिंग ही नहीं देखते हैं पर और सारी कई चीज़ें देखते हैं। तो वो एक अलग तरह की अपब्रिंगिंग थी। उसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं दूसरे एसेट क्लासेस को देखने का भी एक अलग नज़रिया मिलता है आपको, एक अलग पहलू से आप देखते हो। तो जैसे इक्विटी निवेशक होते हैं, वो देखते हैं कंपनी में अच्छा क्या हो सकता है। जब आप डेट के निवेशक हो तब आपको पता है कि मिलना तो 100 रुपये ही है और उसके ब्याज ही, अपसाइड कुछ नहीं है। तो आप इसी तरह के देख क्या खराब हो सकता है, ये 100 रुपये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। यहाँ पर आप देखते हो कि मैं मल्टीबैगर ढूंढ लूँ, तो वो जब दोनों काम सामंजस्य करते हैं तो एक बड़ा अच्छा रहता है। दूसरा, डेट वाले जो आप ज़्यादातर कई को मिलते हैं, और भी हमारे कई मित्र हैं जो इंडस्ट्री में, तो हम जो एक मैक्रो एनवायरनमेंट को हम एक रिसर्च करते थे, वो एक अपब्रिंगिंग हमारी कहीं ना कहीं काम आती है इक्विटी इन्वेस्टर में भी। तो ये जो डेट से इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की तरफ जो भी शिफ्ट होते हैं, आपने बाद में सीआईओ के तौर पर बहुत बेहतरीन काम किया है, तो क्या वो थोड़े कंजर्वेटिव इक्विटी फंड मैनेजर होते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक उनका एक रहता है कि वो शायद एक ऐसे नज़रिए से भी बाजार को देखते हैं जो दूसरे निवेशक नहीं देखते हैं। हाँ, वो एक फ़र्क हो जाता है। और जैसे मैंने देखा कि दोनों चीज़ों का संतुलन कर पाना, डाउनसाइड प्रोटेक्शन एंड अपसाइड पार्टिसिपेशन, दोनों का संतुलन कर पाना, मेरे ख्याल में वो एक अच्छा कार्य कर पाते हैं। कई जने हैं हमारी इंडस्ट्री में जिन्होंने रेटिंग एजेंसी से अपना करियर चालू किया या कॉर्पोरेट ट्रेजरी से अपना करियर चालू किया, तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आते हैं बाजार में। बिल्कुल। तो इस तभी सीआईओ के तौर पर ये ज़्यादा ज़रूरी कि आपको अगर दोनों का अनुभव सीआईओ का तो मैं ऐसा कहूँगा, मैं कुछ वर्षों तक ऐसा था जब मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में नहीं था, जबकि फंड मैनेजर्स, एनालिस्ट, हमारे रिसर्च एनालिस्ट, क्वांट टीम, मैक्रो टीम, ईएसजी टीम, वो सब काम करती थी साथ में। तो मुझे लगता है कि वो एक रोल को इस तरह से देखना चाहिए कि आप एनालिस्ट हो और फंड मैनेजर हो तो आप एक प्लेयर हो। जब आप सीआईओ या सीईओ, तो आपका एक बड़ा रोल कोच का हो गया है। तब उस समय पर प्रोसेसेस बनाना, डिसिप्लिन बनाना, टीम में डाइवर्सिटी लाना, एक जिसको कहें कि उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट लाना, वो सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। और उसे बाहर की दुनिया को कम्युनिकेट करना, जब हम आपसे बात कर रहे हैं और आपके जरिए करोड़ों निवेशकों से बात कर रहे हैं, जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हैं, जब हम मार्केट रेगुलेटर से बात करें, तो बाहर की जो दुनिया है उसको कम्युनिकेट करना, अपने विचारों को और अपने परिप्रेक्ष्य को, तो वो एक दूसरा रोल भी आ जाता है सीआईओ के रोल में। वैसे तो अब धीमे धीमे भारत में लोगों में ये काफ़ी जागरूकता फैल रही है कि प्रॉपर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स किए जाएं, सिर्फ गोल्ड और प्रॉपर्टी ही नहीं खरीदी जाए। इक्विटी मार्केट में भी अब जिस तरह से नए अकाउंट आ रहे हैं, और आपका प्रयास रहा है, पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का प्रयास रहा है, नए नए निवेशक अब आ रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें नए इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत, जब वो पहली बार म्यूचुअल फंड्स के जरिए या सीधे तौर पर इक्विटी मार्केट में उतर रहे हैं, तो क्या कुछ ख्याल रखें, ध्यान रखें? सबसे पहली बात तो ये एक लंबी यात्रा है, ये एक उसमें पड़ाव आते हैं, लेकिन ये बड़ी लंबी यात्रा है। इसमें एक छलांग मार कर के पैसा नहीं बनाया जा सकता है। और जैसा कहते हैं ना, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तो वैसे ही पेड़ एकदम से छोटे से समय पैसा नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप नियमितता रखें, आप एक यही सोचिए कि एक छोटा सा सीड डाला है और उसमें फिर उसको पानी चाहिए, धूप चाहिए, खाद चाहिए, वो सब अगर धीरे धीरे, लेकिन एक बड़ा पेड़ कई वर्षों में बन जाता है, तो वो एक ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी चातुर्मास का समय है, तो अभी ये आध्यात्मिक और आत्मिक विकास का भी समय माना जाता है। साठ, सावन, भादवा, आसोज, कार्तिक के महीनों में तो आपको साधु संतों के सानिध्य का भी मौका मिलता है। तो जो एक शब्द आता है ना, स्थित प्रज्ञ, जो मैंने पहले बात कही कि बड़ा एक्साइटमेंट भी नहीं हो और दूसरे साइड पर बहुत ही पेसिमिज्म भी नहीं आ जाए, उसमें अपने आप को बैलेंस कर लेना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो निवेश में सबसे पहले है कि हम किसके लिए निवेश कर रहे हैं, कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, हमारी रिस्क एपेटाइट क्या है, तो दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है। समय पर भी रिस्क एपेटाइट है कि अगर बहुत लंबा समय है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो फ़ायदा उठा लोगे उसका नियमितता से। लेकिन अगर छोटे समय में है तो फिर अगर उसमें वॉलेटिलिटी हो गई तो गलती नहीं हो जाए, आपका एसेट एलोकेशन एक अलग होना चाहिए। और किस लक्ष्य के लिए निवेश कर रहे हैं, आप रिटायरमेंट का कॉर्पस बना रहे हैं, 5 साल की बच्ची है उसकी पढ़ाई के लिए आप निवेश कर रहे हैं, कुछ वर्षों बाद घर खरीदना उसके लिए निवेश कर रहे हैं, या अगले साल वेकेशन लेना है उसके लिए निवेश कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड में सारे आपके पास साधन है, आप हर चीज़ के लिए निवेश कर सकते हैं, लेकिन पहले उसको समझना, अपनी प्लानिंग करना और उसके बाद में यात्रा चालू करनी चाहिए। उल्टा नहीं करना चाहिए, सबसे पहले मैं देख लूँ सबसे अच्छा फंड कौन सा कर रहा है या सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा कर रहा है।
नवनीत जी, देखिए आपने 11 साल की उम्र में आईपीओ में पैसा लगाया, एलएमएल आपका तो 10 रुपए वाला 70 पे लिस्ट हो गया नहीं, है। वो तो एक हो गया, कहीं 70 वाले ना, भी ना, होंगे। तो उससे आपका इंटरेस्ट आ गया, उससे एकदम इंटरेस्ट भी आ गया कि चलो अरे वाह, मतलब ये जगह ठीक है, यहाँ पैसा लगाना चाहिए। हाँ, अब बहुत मंदी भी देखी है। हाँ, अब यहाँ दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं। एक, जिस किसी के इसी तरह का रिटर्न बन जाए गलती से शॉर्ट टर्म में, तो फिर उन्हें वैसी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। दूसरा है कि अगर पहले इन्वेस्टमेंट किया और उसमें नुकसान हो गया तो वापस पीछे मुड़ के नहीं देखते, नहीं इधर आना ही नहीं है। दोनों को क्या सलाह देंगे? अभी एक बात है कि रेजिलियंस तो बहुत आ गई निवेशकों में। जैसे अभी जुलाई के महीने में बाजार नीचे था, वाई 1 ईयर के रिटर्न भी अच्छे नहीं है, हालांकि म्यूचुअल फंड्स ने बड़े अच्छे परिणाम दिए हैं। अगर हम डायरेक्ट स्टॉक्स देखें, आपको पता है अनिल जी, BSE 500 में कितने सारे स्टॉक्स हैं जो 10, 20, 30, 40% नीचे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के NAV फिर भी उनके कंपेरिजन में ठीक ठाक है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अगर आप एक सही निवेश के प्लान से करते हैं और विविधता रखते हैं कि उसमें इक्विटी का भी रोल है, उसमें फिक्स इनकम का भी रोल है, उसमें एक छोटा रोल गोल्ड का भी है, और अगर आपको एक रियल एस्टेट भी चाहिए तो वो भी है, और आप आज की तारीख में आपके पास सारे तरह के साधन हैं जिससे आप, और एक टूल्स मिल गए हैं आपको जिससे आप एक अच्छा सा एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और कन्वीनियंस बहुत हो गई है, लिक्विडिटी बहुत हो गई है। T+1 पे ज़्यादातर फंड्स का आपको रिडेम्पशन भी मिल जाता है कभी भी अगर इमरजेंसी हो तो। नहीं, लेकिन बात सही है कि आप जो कह रहे हैं कि एसेट एलोकेशन होना चाहिए या फिर थोड़ा थोड़ा आपका पैसा सब जगह रहे, लेकिन इन्वेस्टर्स ज़्यादातर जिनसे हम मिलते हैं, बात करते हैं, अभी कौन सा सबसे बढ़िया है वो बता दो। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए अभी कौन सा बढ़िया है लास्ट। तो एक कहा जाता है रिसेंसी बायस। रिसेंसी बायस मतलब पिछले 6 महीने, साल भर, पिछले 3 महीने में जिसने अच्छा किया है ना, तो हमारे को लगता है वही आगे अच्छा करता रहेगा, वो जरूरी नहीं है। और एक होता है बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट मतलब पूरी दुनिया इधर जा रही है तो हम भी इधर जा रहे हैं। कोई सेक्टर जहाँ सब जने निवेश कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर IPO जहाँ भीड़ लगी हुई है, कोई ऐसा स्टॉक है जहाँ पर सब लोग आपको रेकमेंड कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर 10 डॉक्टर बता रहे हैं कि यही बीमारी है तो वही बीमारी है। 10 इंजीनियर ने बोला है कि ब्रिज ऐसे बनना चाहिए तो वैसे ही बनना चाहिए, लेकिन अगर 10 मार्केट के एक्सपर्ट ने बोला है यही स्टॉक मल्टीबैगर है तो वो नहीं है। यहाँ पर उल्टा है। तो वो एक इतनी भीड़ में एक अलग सोच लेना, एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग रख लेना, वो बहुत मुश्किल काम है, और वो बहुत जरूरी है। बट यही वजह है कि एसेट एलोकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ के हर एक एसेट एलोकेशन की और डाइवर्सिफिकेशन की, इनका इम्पोर्टेंस कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ा है कि आप किस लक्ष्य के लिए कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो पूंजी है ना आपके पास, अपन कई बात करते हैं अनिल जी, वो आपका जितना पैसा है वो पूंजी नहीं है, आपके पास कितना समय है वो बड़ी पूंजी है। वहाँ पर आप कंपाउंडिंग समझते हो। अभी किसी ने 11 वर्ष की उम्र में चालू करा, और सपोज मैं तो ऐसे ही कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ, बाजार के रिटर्न को नहीं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, सपोज 12% पे का अगर रिटर्न आया, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो 12% पे 6 साल में पैसा डबल होता है। तो 17 साल की उम्र में आपका लाख के 2 लाख हुए, 23 में आपके 4 हुए, 29 में आपके 8 हुए। तो अगर 23 में चालू करा तो 1 के 2 हुए, अगर 11 में चालू करा तो आप 8 पहुंच गए। तो वो जो एक कंपाउंडिंग का इफेक्ट है वो बहुत वर्षों के बाद आता है। आज ही लिया और आज ही हम रोज NAV देखना चालू कर दें और बड़े खुश हुए। मैं ये भी कहता हूँ, शुरू के वर्षों में जब आपने निवेश किया, अब जैसे आपने बताया बहुत सारे निवेशक तो अभी आए पिछले 2-3 वर्षों में, और हाथों हाथ अगर उनको बहुत बड़ा रिटर्न आ गया ना अनिल जी, उनके लिए अच्छा नहीं है। उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब आपको यूनिट्स कम मिलती जा रही है जैसे जैसे NAV बढ़ रही है। आपके लिए तो अच्छा है कि बाजार फ्लैट रहे या थोड़ा ज़्यादा नहीं बढ़े, क्योंकि ये तो आपने शुरू करी है, आपका बड़ा पैसा तो बाद में बनना है। तो 1995 से 99 तक NAV ज़्यादा नहीं बढ़ी, तो उसमें यूनिट्स बहुत एक्यूमुलेट हो गई। आज उनकी वैल्यू जब वो NAV आज 10 रुपये वाली, 20 रुपये वाली, जब 2000 रुपये की NAVs हो गई, तब वो बड़ा पैसा बन गया। दूसरी चीज़ आती है, एक म्यूचुअल फंड्स के जरिए पैसा लगाना, और दूसरा है कि सीधे तौर पर शेयर खरीदना। इस पर आप क्या कहेंगे, स्पेशली नए निवेशकों को क्या तरीका सही है और क्यों, क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं MFI का चेयरमैन के एक रोल रखता हूँ या मैं हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ, पर कोई भी निवेशक को अगर आपको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट मिल रहा है, अगर आपको एक कन्वीनियंस मिल रही है, आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल रहा है, इतनी ट्रांसपेरेंसी मिल रही है जहां आप देख सकते हैं कि रोज की NAV क्या है, मंथ के बाद पोर्टफोलियो क्या है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, फंड हाउस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं कंपनीज को रिसर्च करने का, सेक्टर को रिसर्च करने का, मार्केट को रिसर्च करने का, एक पोर्टफोलियो बनाने का, उनके पास जो टूल्स हैं, उनके पास जो कैपेबिलिटी है, उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। उसको आपको बहुत थोड़े से पैसे उसके एक्स्ट्रा लगते हैं, और उसमें भी बहुत ट्रांसपेरेंसी है भारत में, तो कि भाई कितना पैसा उसका आपको लग रहा है। खुद के शेयर खरीदने में आपको इतना रिसर्च करना, आपको इतना समय होना, उसके लिए
एक पूरा जीवन लगाना, और उसमें भी प्रोबेबिलिटी तो दोनों है, गलतियां भी हो सकती हैं उसके अंदर भी। बिल्कुल ठीक बात है। ये रिस्क हमेशा आप रहती है। जाके देख लीजिए पिछले 30 वर्षों में जो सबसे फेवरेट स्टॉक्स थे, 92 में, जो 95 में थे, 99 में नाम ही नहीं है थे, आजकल। 2003, 2008, कई सारी निफ्टी की कंपनियां, 10 कंपनियां ऐसी होगी, मैं तो स्टॉक के नाम नहीं लेता हूं, जो आज सही बात कंपनियां है। है ही नहीं, हाँ, बंदी हो गई है। हाँ, बिल्कुल बंद हो कई गई। सेक्टर्स में। हाँ, और सबसे बड़ी थी, बड़ी रिसर्च कंपनियां थी, उनका रोज डिस्कशन होता था टीवी चैनल पर। अब एक चीज़ और है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की या गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात करें, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरा गोल क्या है। उनका सिंपल ये है कि 1-2 साल के लिए लगा लेते हैं पैसा, जब तक बनता रहेगा ठीक है, जिसमें ज़्यादा बन जाए ठीक है, तो वो उन्हें आइडिया भी नहीं होता है। तो इसको कैसे अभी पहचान? हमने एमफी में एक रिपोर्ट लॉन्च करी है रिटायरमेंट के बारे में। सबसे बड़ा गोल जो हर भारतीय को ध्यान में रखना चाहिए वो रिटायरमेंट का है। कई लोगों को लगता है मैं 20-25 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, यार ये तो हम बाद में सोचेंगे, तो वह बुढ़ापे में सोचेंगे, अभी कहाँ सोचेंगे। लेकिन आप सोचिए, अगर आप तब से निवेश करेंगे तभी आप एक अच्छा कॉर्पस बढ़ाते रहेंगे। लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लाइफ की उम्र बढ़ रही है, लाइफ के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और लाइफ की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है। आपको बड़ा पैसा लगेगा, बहुत सालों तक लगेगा। तो आपको जो 20 से 40 साल जब पैसा चाहिएगा, तो वो 20 से 40 साल पहले से जोड़ना चालू करना है। तो वो एक बहुत बड़ी ज़रूरी है। मुझे लगता है कि उस गोल को सबको ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों की शिक्षा का वैसे ही है, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं जो सोल्यूशन प्रोडक्ट्स हैं, आज चिल्ड्रन गिफ्ट फंड है या रिटायरमेंट के फंड है, वो उसको ईजी बना देते हैं कि आपको बहुत, मैं लार्ज कैप करूँ, मिड कैप करूँ, या ऐसे एसेट एलोकेशन करूँ वगैरह। पर अगर बच्चों के लिए करना है, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा है, 5 साल की बच्ची है और आपको लग रहा है 18-20 साल की है कि जब उम्र होगी तब मेरे को इतना पैसा चाहिएगा, तो आप एक सोल्यूशन प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। बिल्कुल। हर तरह के प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हैं, बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या करें। अब आइए अलग अलग एसेट क्लास की बात करते हैं। आमतौर पर सबको लगता है कि इक्विटी में पैसा ज़्यादा बनता है, भले एवरेज रिटर्न से ज़्यादा वो बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही स्पेशली पिछले 3-4 सालों में जो लोग आए हैं, उनको वो सेफ्टी सिक्योरिटी एफडी वाली चाहिए हाँ, कि भाई हम लें, शेयर गिरे ना, हम इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में, उसके बाद नीचे ना जाए। ये जो थॉट प्रोसेस है, इससे कैसे बाहर निकले? नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपने देखा हमारे हर ऐड के बाद लिखा रहता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। जब भी हम रिटर्न की बात करते हैं, पास रिटर्न्स आर नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर रिटर्न, नो गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। बाजार का स्वभाव ही वॉलेटिलिटी है, बाजार का स्वभाव है बढ़ना और घटना। बाजार डेली, हर हफ्ते, हर महीने रिएक्ट करेगा। आज अमेरिका में कुछ हो गया, आज ब्याज के दरों में कुछ हो गया, इन्फ्लेशन की रेट ऊपर नीचे आ गई, पॉलिटिक्स में कुछ हो गया, बाजार रिएक्ट करेगा। आपका एक्सपेक्टेशन हो ही नहीं सकता कि अगर आप कोई भी डिपॉजिट जैसे प्रोडक्ट से मूव हो रहे हैं कि हर क्वार्टर के बाद आपके यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्रेडिट हो जाए, शेयर बाजार में हो ही नहीं सकता है। और हमने तो इतने सारे पीरियड देखे हैं अनिल जी, 80s में, 90s में, 2000s में, जब बाजार 20 से 40% भी गिरा है। तो वो आदमी को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। बड़ा पैसा लंबे समय में इसीलिए बनता है क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है इक्विटी में। कि कई बार जैसे हमने अभी देखो 5 साल पहले भी फरवरी 2020 में मैं ही आया था आपके यहाँ पे, 12,000 का निफ्टी पहली बार क्रॉस हुआ और 24 मार्च को तुम 7700 पे आ गए। अब अगर आप ये वॉलेटिलिटी को नहीं झेल सकते हो, अगर जैसे बोलते हैं ना, वो पेट में अगर तितलियां उड़ने लगे कि यार ये क्या हो गया है, तो फिर आपको पूरा पैसा शेयर बाजार में नहीं रखना चाहिए। उसी के लिए एसेट एलोकेशन वाली बात आती है, या हाइब्रिड फंड जो सोल्यूशन दे देते हैं कि यार उस समय पर थोड़ा सा प्रोटेक्शन फिक्स इनकम की वजह से आपको मिल जाता है। आज आप पर अगर आपकी उम्र छोटी है और आपका स्वभाव ऐसा है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो, और जिस दिन बाजार नीचे आप बोले यार मैं मेरी एसआईपी को टॉपअप करूंगा, मेरी 4,000 की एसआईपी है, उस दिन बाजार नीचे है, अगर 1 महीने बाजार नीचे है, 6 महीने बाजार नीचे है, तो मैं 500 रुपये से मेरी एसआईपी बढ़ा दूंगा, तब आप अपना पैसा ज़्यादा इक्विटी में रखिए। एक चीज़ और बताइए, जैसे जैसे अब तो आप खुद इन्वेस्टमेंट गुरु हैं और काफ़ी कुछ आपने खुद के लिए है ना, लेकिन हाँ, नहीं, सीखने की बात पे मैं सवाल छात्र है, अच्छे छात्र, ये कह सकता हूँ। हाँ, तो अगर जो 11 साल की उम्र में आपने पहला ये निवेश तो किया तकदीर है। तो मैं वहाँ पे था ब्यावर में, और हमारे पिता को मतलब हमेशा पढ़ने का बहुत शौक था। लाइब्रेरी से किताबें लाना, रोज पढ़ते रहना। रेडियो होता था, टीवी तो होता नहीं था, तो रेडियो पर बीबीसी रेडियो सुनना, उसमें डेली ऑल इंडिया रेडियो पर भाव आते थे, वो भावों की डायरी में लिखना, वो एक शौक था। तो अभी आपको वो पुराने, मतलब पीछे अगर 11 साल की उम्र में अपने निवेश की शुरुआत करने वाले नवनीत मल्होत्रा को कोई सलाह देनी हो,
आज के नवनीत मनोज साहब उनको क्या वो गलतियां नहीं करे जो मैंने करी। वही जानना है। वही है ना, उस समय नहीं समझा, उस समय एसआईपी का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, किसी ने समझाया नहीं कि ऐसे नहीं निवेश करते हैं, और वो कंपनी नहीं रही, मतलब आज प्रोडक्ट भी अवेलेबल नहीं है, उसके सामने जो आए उसके बाद में जो लोग आए वो कंपनियां इतनी बड़ी हो गई है। तो कई बार जैसा कहते हैं ना कि वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है वो बेस्ट कंपनी नहीं है, जो बेस्ट कंपनी है वो बेस्ट शेयर नहीं बन सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको अच्छा बिजनेस होना चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए और रीजनेबल वैल्यूएशन पर मिलना चाहिए, तभी जाकर के वो एक अच्छा स्टॉक होगा। और उसमें भी किस समय पर आपको लेना है और किस समय पर उसको वापस बेचना है, उन सबको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाजार ने सिखाया धीरे धीरे, इसलिए बोला सबसे बड़े गुरुजी तो बाजार है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो एक ऐसी जगह है जहाँ हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है, बिल्कुल मिलता है। लेकिन आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को हमेशा मिलता है। और जब भी हमेशा मैं क्लास में रिपीट करूँगी वो साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस, वो SIP, सही निवेश, समय और संयम, ये तीनों का मेलजोल होना बहुत जरूरी है। और सही निवेश में फिर वो एसेट एलोकेशन, राइट फंड सिलेक्शन, वो सब आ गया। सही निवेश, संयम और समय देना चाहिए, लंबा समय देना है। ठीक बात है, बिल्कुल। अगर ये 3 चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में उतार ली तो फिर ऐसे में आपको एक अच्छा निवेशक बनने से कोई रोक नहीं सकता। और हो सकता है आप अच्छे निवेशक ही नहीं, नवनीत जी की तरह अच्छे एक इन्वेस्टमेंट गुरु भी बन जाएं, आगे चलते हैं खुद के लिए भी वेल्थ बनाएं और दूसरों को भी कमाने में और वेल्थ बनाने में मदद करें। इसी तरह से आप और बेहतरीन काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी इस खास चीज़ इन्वेस्टमेंट बिजनेस गुरुकुल में आपने अपना समय दिया और इन्वेस्टमेंट गुरु के तौर पर हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन दिया। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।